अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत के बयानिए में वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। ट्रंप बार बार जंग ख़त्म करने का इंदिया दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती अमन मंसूबा भेजा है, जिसमें बुनियादी निकात ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने, आबनाए हुर्मुज़ में महफूज दरगाह यकीनी बनाने जैसे मुतालिबात शामिल हैं। ईरान यह ऐलान कर रहा है कि वह हुर्मुज़ के रास्ते में अमरीकी इत्तेहादी ममालिक के अलावा और किसी मुल्क के लिए रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन ईरान के आला हुक्काम ने बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से इनकार किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के दावों को रद्द किया और कहा कि 9 माह में 2 बार अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए, इसलिए वो किसी भी गैर यकीनी मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे। ईरान ने इस जंग में अपना मौक़िफ़ सख्त रखते हुए इसराइल पर हमले जारी रखे हुए हैं। दोनों फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ से ये ज़ाहिर होता है कि जंग बंदी और मुज़ाकरात के हवाले से दोनों ही अपने सियासी और इक़्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया मुज़ाकरात की बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है ताकि आलमी मार्केट्स में इस्तेहकाम आए और फ़ौजी तैनातियाँ वक्त पर मुकम्मल की जा सके। दूसरी तरफ ईरान मुज़ाकरात को महदूद दिखाकर अपनी दाखिली ताकत और इलाक़ाई असर और रसूख बरकरार रखने की कोशिश में लगा है। ईरान की मरकज़ी फ़ौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी का कहना है कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की ताकत से मुमकिन है। अपनी शिकस्त को मुआहिदा ना समझें, हम कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या आपकी अंदरूनी इख्तिलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आप खुद ही अपने साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने कहा कि हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ना अब ना कभी। इस सूरत हाल में बयानात की बुनियाद पर हकीकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि हर फरीक अपनी हिकमत अमली के मुताबिक अपने अपने मफाद के लिए प्रोपेगेंडा भी चला रहा है। अगर दस्तयाब शराइत की बात की जाए तो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी बाज़ाब्ता अमन मुआहिदे का इम्कान कम दिखाई दे रहा है। मुज़ाकरात और जंग बंदी की राह में अभी कई रुकावटें मौजूद हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुस्तकबिल के फैसले बैनुल-अक़वामी दबाव, इलाक़ाई मफादात और दाखिली सियासी हालात पर मुनहसिर हैं। ईरानी और इजरायली हमले जारी रहने से क्या मुज़ाकरात का अमल कमज़ोर हो रहा है? क्या इस वक्त अमरीकी और ईरानी क़यादत जंग और मुज़ाकरात के मामलात में अपने अपने ममालिक की डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट को लेकर मुकम्मल तौर पर एक पेज पर हैं? क्या इजराइल मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा या अपनी अस्करी हिकमत अमली पर ही कायम रहेगा? 15 निकाती मंसूबे में कौन से निकात ईरान के लिए काबिल कबूल हैं और कौन से नहीं? इसी तरह ईरान की शराइत में से कौन सी शराइत के लिए काबिल अमल हो सकती हैं और कौन सी नहीं? इन सवालात के जवाब जल्द मिलेंगे या अभी इबहाम की सूरत हाल यूं ही बरकरार रहेगी? इसी पूरी सूरत हाल पर यानी डेवलपिंग सिचुएशन पर अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान के तवस्सुत से अमरीकी मुतालिबात ईरान तक पहुंच गए। एक तरफ अमरीकी मुतालिबात, दूसरी तरफ ईरानी शराइत। कौन से निकात किसके लिए कितने काबिल कबूल, कितने नामंजूर? शहजाद चौधरी साहब, सूरत हाल में क्लैरिटी भी नहीं है, बात मुज़ाकरात की हो भी रही है, अपने अपने मुतालिबात रख भी दिए गए हैं, कोई फोकल पर्सन भी इस वक्त मौजूद नहीं, जंग बंदी की बात करके भी हमले जारी हैं। आपके ख्याल में दोनों जानिब से जो मुतालिबात या जो कुछ भी सामने रखा जा रहा है, कितना उस पर अमल दरामद मुमकिन है? कितना जल्द, कितनी देर से? अच्छा, एक तो मुझे कल से जब ये नुकात सामने आए हैं तो मुझे प्रॉमिसिंग लगना शुरू हो गया कि हाँ, ये डूएबल है, ये हो सकता है, ये मुआहदा, ये अमन का मुआहदा हो सकता है अगर नीयत दोनों तरफ हो तो। पहली बात तो ये बुनियादी चीज़ है। मुझे यूँ लगता है कि जब इस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है जहाँ पर दोनों तरफ से कोई ना कोई एक थोड़ी सी झोल या हल्का सा ढील दी जा रही है या थोड़ा सा उसको हल्का रखा जा रहा है, जहाँ कोई रास्ता है तो वो ऑफ रैंप्स बन सकते हैं आसानी के साथ। मैं आपसे अभी बात करता हूँ इसके ऊपर के कौन कौन सी कंडीशंस किस तरीके से काबिल अमल है, लेकिन ख्याल हमें ये रखना चाहिए कि दोनों तरफ से कोई भी क्लियर विक्टर नहीं है। कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि उसने जंग जीती है। दोनों इस वक्त स्टेलमेट की हालत के अंदर है। तो स्टेलमेट के अंदर फायदा ये होता है किसी सालिस का, किसी ऐसे ग्रोह का जो कि उनके मामलात रफा दफा करना चाहता है, उनमें अफाम तफहीम बनाना चाहता है, कि वो उसमें से कार्व आउट कर सकता है, ऐसी चीजें बना सकता है जिसके ऊपर के फिर दोनों तरफ से कोई ना कोई एक मौका बन जाता है कि उस पर एग्री किया जाए। नुकात की बात करते हैं। देखिए, पहला नुकता कि न्यूक्लियर ईरान नहीं होगा। एक तो खैर उनका अपना फतवा भी है, अभी तक उसके ऊपर कोई और रिवीजन नहीं आई उनके अपने मुल्क के अंदर। लेकिन एक चीज और भी है जो कि बुनियादी जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ईरान सिग्नेटरी है
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, एनपीटी पे साइन किए हुए हैं। जब आपने एनपीटी पे साइन किए होते हैं, जब तक आप निकल नहीं जाते उससे, उस वक्त तक आप किसी न्यूक्लियर वेपन की टो में या उसके पीछे नहीं भाग सकते, नहीं चल सकते, उसको नहीं बना सकते। तो ये एक बुनियादी चीज है जिसके ऊपर, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनके अपने फतवे के अंदर भी, एनपीटी की ट्रीटी के अंदर भी। ईरान सिग्नेटरी होते हुए ये आसानी से कह सकता है, और उसका न्यूक्लियर ना होना बहुत फायदे में है खत्ते के लिए, पूरे खत्ते के लिए। सऊदी अरब वरना हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, और फिर हम चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, ये 6 मुल्क एक लड़ी में न्यूक्लियर मुल्क पर हो जाएंगे। मुझे बताइए कहाँ पे किस वक्त किस तरह की गुंजाइश हो सकती है कि बारूद एकदम से फट जाए, किसी भी वक्त फट जाए, तो उस हम खतरे से बच जाएंगे। तो इसलिए बेहतर चीज है, और ईरान मेरा ख्याल है इस पर राजी हो जाएगा। उसके बदले सैंक्शंस उसको बिल्कुल क्लियर मिल रही हैं, सैंक्शंस बिल्कुल लिफ्ट ऑफ हो जाएंगी। बहुत अच्छा सौदा है ईरान के लिए। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि प्रॉक्सीज को खत्म कर दें। प्रॉक्सीज को खत्म ईरान को उस वक्त करना चाहिए जब वो ये कहे कि इसराइल 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर टाई इन हो जाए। वो मुकम्मल तौर पे वो वाला जो फॉर्मूला जो 2 स्टेट का है, उसको ईरान को चाहिए कि उस पर जोर दे, और हम जो बनाने वाले हैं, जो इसका हल बनाएंगे, वो भी उसमें शामिल करें। कहें कि ठीक है, आप 2 स्टेट सोल्यूशन पे इसराइल को कमिट कराएं उस नक्शे के अंदर जो कि हम सब ने एग्री किया हुआ है, तो हम रीजनल प्रॉक्सीज को ईरान को बोलेंगे कि खत्म कर दे। ईरान इस सौदे के ऊपर तैयार हो जाना चाहिए। अब ये दोनों साइड्स करती हैं नहीं करती हैं दूसरी बात है, लेकिन ये हो सकता है, डूएबल है। तीसरी बात, मिसाइल और ड्रोन्स कि इनके ऊपर लिमिट्स, इनकी रेंजेस कम की जाए। ईरान सिग्नेटरी है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का, MTCR का। अच्छा, उसका सिग्नेटरी होने के नाते आपके ऊपर लिमिटेशंस हैं कि आप इतनी रेंज का मिसाइल बना सकते हैं, ड्रोन की ये काबिलियत होनी चाहिए। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, तो इसलिए हम सब उसके अंदर क्या, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप रोग स्टेट डिक्लेयर हो जाएंगे। हर रोग के तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका को भी रोग कहा सकता है, किया जा सकता है, हमले कर देता है। इसराइल को भी कहा जा सकता है, वो तो है ही रोग, गजा के ऊपर जो से हैं। लेकिन बाहर सूरत हमें फिलहाल एक इंटरनेशनल कानून के दायरे में रहते हुए ये चीज मुमकिनात में से नजर आती है। चौथा, हॉर्मुज का, बिल्कुल जायज बात है और ऐसा ही होना चाहिए। हॉर्मुज किसी का हक नहीं है कि उसको बंद करे, वो एक फ्री ट्रेडिंग कॉरिडोर है, और जब भी उसको बंद किया जाएगा तो उसको ब्लैकमेल ही तस्वर किया जाएगा। मेरे ख्याल में ये वाजे होना चाहिए। लेकिन उसके साथ बांध लें एक और चीज को कि ट्रेड फ्री होनी चाहिए, और टैरिफ का जो मामला है, जिस तरीके से ट्रंप उठ के रोजाना टैरिफ लगाता है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप अपने टैरिफ बंद करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के नीचे जो कवानीन है उनको फॉलो करें, और उसके बाद जो है इस किस्म का जो तलवार लेके आप टैरिफ के ऊपर पड़े हुए हैं, तो फिर लोगों को भी हक पहुंचता है कि वो अपने वाटरवेज को बंद करें। ठीक हो गया। फाइनल पॉइंट बता दूं, अगर हॉर्मुज जो है वो ईरान की है, तो हमें फिर ये सोचना पड़ेगा कि बाबल मंदेब किसका है। और अगर बाबल मंदेब भी किसी का बन जाएगा और मलाका भी किसी का बन जाएगा, तो फिर दुनिया के अंदर ट्रेड और दुनिया के अंदर मामलात और ये जो सारा है, इकोनॉमीज कैसे चलेंगी? नहीं चल सकती ना। हर कोई इसके ऊपर बंदूक लेके बैठ जाएगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इंटरनेशनल वाटरवेज, इंटरनेशनल कॉमर्स जो है उसकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी, ताकि हम दुनिया का मामला जो है, दुनिया का कारोबार जो है, उसको आगे लेकर चल रहे हैं, वरना दुनिया के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। वेरी वैलिड पॉइंट शहजाद साहब। आमिर साहब, ईरानी और अमेरिकी क़यादत ने अपने अपने मुल्कों में जिस तरह जंग की हाइप को मजबूत किया या अपने अपने बयानियों को मजबूत किया है, क्या दोनों ममालिक के लिए दाखिली हिकमत अमली जंग बंदी की राह में रुकावट तो नहीं बनेगी? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि अगर इनकी नीयत है ना, तो वो दाखिली हिकमत अमली जो है उसको वो रीशेप भी कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी की सिमत के अंदर मोड़ भी सकते हैं। और ये काम ख़ास तौर पे अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप जैसी शख्सियत जो है उसके लिए करना बहुत आसान है, जिन्होंने पहले से ही अपनी तमाम आवाम को आदत डाली हुई है कि वो सुबह दोपहर शाम 3 मुख्तलिफ बातें एक ही मसले के ऊपर वो करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि दाखिली पॉलिसी जो है ना उसके अंदर कोई उनको मुश्किल पड़ेगी। बट हियर आयशा, व्हाट आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि हम पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की आजकल बातें खास तौर पे पिछले 24 घंटे में हो रही हैं ना, तो वो उन्हें देख के तो लगता है कि ये मामला ऑलरेडी तय हो चुका है। बट ठीक है, हम जज्बाती लोग हैं। वो मुझे पंजाबी की एक कहावत आज याद आ रही है कि पिंड पे आनी थे वो चक्के पहले आ गए, यानी कि गाँव को भी आबाद भी नहीं हुआ और चोर पहले से इकट्ठे हो गए हैं उसको लूटने के लिए। हाँ जी, तो वो
वो ठीक है, हम जज्बाती लोग हैं, हमारा तो अभी से ही दिल है कि हम नोबेल पीस प्राइज प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके अपनी क़यादत के हवाले कर दें। इसलिए इस माहौल में ये देखना मुश्किल होता है कि इतनी हसास और पेचीदा नौइयत के मुज़ाकरात जो हैं वो कभी भी मीडिया के ज़रिए नहीं होते। सो आई एम नॉट कन्विंस कि ये जो 15 नुकात हैं ये बाकायदा यही वो नुकात हैं जिनके ऊपर एक्चुअली अगर कभी बात शुरू हुई तो वो इन्हीं बुनियादी नुकात के ऊपर वो बात होगी। इस तरह के नुकात जो मीडिया लीक्स के ज़रिए सामने आते हैं या जो सोर्सेज के हवाले से, डिप्लोमेटिक सोर्सेज के हवाले से सामने आते हैं, वो ज़्यादातर ऑप्टिक्स के लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हकीकी जो है उसमें हकीकत में भी वही नुकात हों, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर नज़र डालें ना तो अच्छा एक सरसरी नज़र भी आप डालते हैं तो ये वो नुकात हैं, ये वो शराइत हैं जो कि एक फातेह एक शिकस्त खुर्दा पार्टी के सामने रखता है। ये वो नहीं है जो कि दो पार्टी जो कि जैसे कि शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि वो स्टेलमेट की सूरत हाल के अंदर हैं, तो उसमें आप ऐसे नुकात सामने, ऐसी शराइत सामने नहीं रख सकते जो कि बिल्कुल एक जंग जीतने वाला जो है वह जंग हारने वाले के सामने रख सकता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इन सारे नुकात के ऊपर जो है वो हमें फ़िलहाल जब तक ये ऑफिशियली सामने नहीं आता ज़्यादा इनको संजीदगी से लेना चाहिए। एंड फाइनली अगर आप इनकी बारीकियों पे भी जाएं ना तो देखिए इसके अंदर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर वो तो पहले से ही एक नॉन इशू था, एवरीबडी नोज दैट इट्स अ नॉन इशू। बाकी के मुतालबात में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, चाहे वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम हो या उनके प्रॉक्सीज के बारे में जो उनकी पॉलिसी है वो है। जो एक नया एलिमेंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल। वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि पहले इस जंग से पहले खुली हुई थी, कोई मसला नहीं था दुनिया को, वो उस जंग की वजह से बंद हुई है। लेकिन उससे ये सवाल अब ये सारी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है कि क्या इस चीज़ को इतना फ्लूइड और ओपन मुस्तकबिल के लिए रखा जा सकता है कि जब भी उस खित्ते में कोई कशीदगी हो तो सारी दुनिया की इकॉनमी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और उसके कंट्रोल की वजह से वो हिल के रह जाए। और लगता है कि ये एक मेन पॉइंट बन सकता है जब भी ये मुज़ाकरात शुरू हुए, जो कि ज़ाहिर है कि इतनी जल्दी इस शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर तो नहीं शुरू हो सकते। बेस्ट हमारी होप यही है कि थोड़ा सा वक्त ज़्यादा मिल जाए और उसके बाद जब एक कोई सब्सटेंटिव मुज़ाकरात शुरू हों तो मेरे ख्याल में अब ये एक बुनियादी नुक्ता जो है इसके अंदर बनेगा। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं दो चीजें भूल गया था, सॉरी। देखिए वो ईरान के पॉइंट्स हैं, गल्फ एग्जिट के, गल्फ से अमेरिका निकल जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसे डिक्टेट करें। आप यू आर नॉट द विक्टर, आप जीते नहीं है जंग, आप बराबर स्टेलमेट में, मुमकिन नहीं है। प्लस इसकी मर्जी है गल्फ वालों की किसके साथ क्या ताल्लुकात रखते हैं। या हर मुल्क का अपना अपना दायरा कार है, कोई और मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। दूसरा, रेपरेशन के लिए हमें पैसे दिए जाएं या हमारा वो जो हमारा नुकसान हुआ उसको पूरा किया जाए, बिल्कुल ये बहुत अच्छा और जायज़ चीज़ है। जब एग्री कर जाए सब लोग हर चीज से और आगे चलने का इरादा कर लें तो एक मार्शल प्लान टाइप एक मुल्क के जहां बहुत सारे मुल्क सारे कंट्रीब्यूट करें, आप एक फंड बनाएं जिसको मल्टी ईयर आहिस्ता आहिस्ता करके आप मदद करें और उसको रिकवरी की दें जहां जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, ये किया जा सकता है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, नुकात और मुतालबात दोनों जानिब से रख दिए गए हैं, मगर ईरान की जानिब से जो एक जवाब है जो कि काफ़ी सख्त साउंड करता है, खित्ते में इस्तेकाम सिर्फ ईरान की मुसल्लह अफवाज की ताकत से मुमकिन है, अपनी शिकस्त को मुआहिदा ना समझे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे। आप अपने आप से ही बात कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ये उनकी मरकजी फौजी कमान के तर्जुमान कह रहे हैं। क्या ये बयान इस वक्त भी ईरान रजीम की सोच की मुकम्मल तर्जुमानी या अक्कासी कहलाएगा? ईरान की हुकूमत ने इस वक्त एक बहुत सख्त पोजीशन ली हुई है और इस वक्त सख्त पोजीशन इसलिए ली हुई है कि ईरान के पास इस वक्त लीवरेज है। तो ईंट है वो मलंग के हाथ में है, दुनिया की सुपर पावर के हाथ में नहीं है। और ट्रंप साहब जिस तरह की फरमाइशें कर रहे हैं, जो उन्होंने 15 नुकात रखे हैं, उनको देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने 2 बच्चे पैदा होने के बाद रूसी जोड़ा पहन लिया हो। हजूर, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आप बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। नाउ यू नीड अ वे आउट। इस वक्त अगर ज़रूरत है किसी को ऑफ रैंप्स की तो वो अमेरिका है, वो वेस्ट है, वो पूरी दुनिया है। ईरान की मईशत का तो पहले ही आपने कबाड़ा किया हुआ था। ईरान के तो 9000 टारगेट्स आपने ले लिए। ईरानियों ने तो जो लूज़ करना था तो वो लूज़ कर दिया। अब तो टिट फॉर टैट है, आप एनर्जी उड़ाएंगे वो एनर्जी उड़ा देंगे, आप तेल की तनसीबात को नुकसान पहुंचाएंगे वो तेल की तनसीबात को नुकसान पहुंचा देंगे, पोर्ट्स को उड़ाएंगे वो पोर्ट्स को उड़ा देंगे। दहाइयों तक दुनिया रिसेशन में नहीं जाएगी, डिप्रेशन में जाएगी। जिस दुनिया को आज हम जानते हैं वो तबाह होकर रह जाएगी और ये तबाही इसराइल और अमेरिका की वजह से आ रही है। और बिल्कुल ठीक कह रहा है ईरान,
एक मुआहदा किया गया साल साल गुफ्तगू के बाद JCPOA, और अमेरिका ने उसको उठाकर फेंक दिया। उसके साथ अपने अलाइज, अपने इत्तेहादी यूरोप वाले जो उस मुआहदे में शामिल थे, वो चीखते रह गए कि इसको मत फेंको। ये मुआहदा गारंटी करता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। फेंक दिए गए। फिर क्या हुआ? 2018 में माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने 12 शराइत पेश की, और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए, उन 12 शराइत तो आगे पीछे करके 11 तो बिल्कुल वही हैं, 4 और ऐड करके ये दिखाने के लिए ट्रंप साहब ने कि देखो मैं तो ज़्यादा सख्त हूँ, पहले से ज़्यादा सख्त हो गया हूँ। उस वक्त भी ये खुद ही थे, और ये शराइत उन्होंने बना दी 15 में बुनियादी तौर पर 3 जो बेसिक शराइत हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो वही हैं, एक नया है। अब ईरान कैसे बिहेव करेगा? देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उन्होंने क्या ऐड किया है। ऐड वो कह रहे हैं कि तुम फिजिकली ख़त्म कर दो नतंज को, इस्फहान को, फर्दों को फिजिकली ख़त्म कर दो, और जो तुम्हारे पास यूरेनियम पड़ा हुआ है वो भी मुल्क से बाहर निकाल दो, ज़ीरो एनरिचमेंट का वादा करो। बहुत कुछ ईरान अभी इन मुआहदों में, इन गुफ्तगू में देने को तैयार था, ज़ीरो पे जाने को तैयार था, जिसके दरमियान में इन्होंने हमले किए। फिजिकली वो नहीं मानेगा। यहाँ पे भी आपको ईरान को रियायत अमेरिका को देनी पड़ेगी। मिसाइल्स पे शराइत रख रहे हैं। अगर ईरान ने मिसाइल पर गिव इन किया होता तो आज ईरान कहाँ होता? आज ईरान लिबिया होता, आज ईरान इराक होता, आज ईरान शाम होता। कोई ईरान को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो मिसाइलों पे बात मान लेगा, जिसकी वजह से वो आज महफूज है, जिसकी वजह से उसकी आज लिवरेज है। फिर प्रॉक्सीज की बात है, और प्रॉक्सीज में भी बढ़ा चढ़ाकर जो तीसरे हैं उसमें जनाब वो कहते हैं कि इबादत करना बंद करें, टोटली अपने आप को कट ऑफ कर लें। मैं नहीं समझता। अब हुर्मुज का ये 3 तो बुनियादी जो पिछली हैं, और इसके अंदर फिर मुख्तलिफ हैं। मसलन न्यूक्लियर में 1 से 6 तक न्यूक्लियर पे हैं, 7 से 9 तक मिसाइलों पे हैं, फिर 10 से 15 तक जो है वो प्रॉक्सीज के बारे में बातें, प्रॉक्सीज के बारे में और हुर्मुज के बारे में। अब हुर्मुज खुली हुई एक वाटरवे, उसमें इन्होंने अपने आप को ला के फंसा दिया। ईरान ने धमकी दी हुई थी। देखिए बड़ा कम्प्लेक्स मसला है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कानून उस वाटरवे को खुला करार देता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, उसका ईरान सिग्नेटरी नहीं है। ईरान ने उस पर साइन ही नहीं किए। और ये ऐसी हुर्मुज है जो इतनी तंग है कि इसमें ये जो इसका है कानून के मुताबिक, अगर इस कानून को अलग रख दें तो या वो ओमान की समंदर हिस्से में आता है या वो ईरान के हिस्से में आता है। वो इतना बड़ा है ही नहीं कि उसके अंदर बैनुल-अक़वामी समंदर हो, बैनुल-अक़वामी से कम है, और ईरान ने उस पर साइन नहीं किया। ईरान एक और मजे की बात कह रहा है जी। वो कह रहा है कि अगर हम मान भी लें कि ये कानून अमल में है, तो ये कानून उस पर लागू होगा ना जिस पे साइन किए हुए हैं, जिसने इस पे साइन किए हैं। तो अमेरिका ने तो उस पर साइन ही नहीं किया। इसका मतलब है अमेरिका तो यहाँ आ नहीं सकता, तुम तो एक तरफ हो जाओ, क्योंकि जो सहूलत जिस कानून के तहत मिलती है तुम उससे ही बाहर हो। अब ईरान की जो शराइत है वो भी ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हुर्मुज का वो कहता है कि मैं यहाँ टॉल लूंगा, किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा उसके नुकसानात को। अब वो उस पोजीशन में है, और उसको जी और उसकी और भी जो शराइत हैं जो तो दोनों जानिब को कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेवरेज भी देनी होगी। रज़ा रूमी साहब, इस वक्त ईरान और अमेरिका के बयानिए में तजाद पूरी दुनिया के सामने आया है। डिफरेंट ओपिनियंस दोनों जानिब से आ रहे हैं, चाहे उनकी इंतजामिया है या अस्करी साइड। क्या हकीकत पसंदी के साथ फिलहाल आप कहेंगे कि मुज़ाकरात की उम्मीद कितनी है? देखिए, मुज़ाकरात तो ऑलरेडी बैक चैनल से शुरू हो चुके हैं और रवाबित बड़ी देर से हो रहे हैं। अब तो ये स्टेज है कि जहां पर बाकायदा अगर कोई जंग बंदी की तरफ पेशकदमी होगी, और जो ये मुख्तलिफ शराइत का जिक्र हो रहा है, कुछ रिपोर्ट हो रही है, कुछ यकीनन अहम होंगी, कुछ गैर अहम होंगी। अब वो स्टेज है कि किस तरह इनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ट्रंप ने तो 5 दिन के लिए पहले ही आपके इल्म में है कि उन्होंने जो तमाम स्ट्राइक्स अमेरिका की तरफ से रोक दी थी। मगर यहाँ पर एक बहुत जो सेंट्रल इशू है वो ईरान की लैक ऑफ ट्रस्ट है अमेरिका में।
क्योंकि आप देखिए बार बार ये हुआ माजी करीब में भी कि जब भी मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात आगे बढ़े, कुछ एक नतीजे पे पहुंचे और उसके फौरन बाद अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी और जंग स्टार्ट कर दी। ये अभी भी ऐसा ही हुआ था 28 फरवरी को भी। इससे पहले भी यही किरदार जो है इस कहानी के, विटकॉफ और जेरेड कुशनर, वो अच्छे खासे मुज़ाकरात कर रहे थे। ओमान भी बीच में एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा था और काफी हद तक उनके एग्रीमेंट्स भी हो गए थे। और उसके बाद यकदम जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी और उसके बाद अब 3 हफ्ते के बाद चूंकि आटे दाल का भाव पता लग गया है अमेरिका को भी और इजराइल को भी कि ये इतने आसान काम नहीं था जिसकी उन्होंने तवक्को की थी ईरान की हुकूमत को बदलना या उसकी रियासत को कोलैप्स करवा देना। तो इसलिए अब वो भी बअमरे मजबूरी इन मुज़ाकरात की तरफ बढ़े हैं। रंगरूमी साहब, आपकी माजरत के साथ आपकी गुफ्तगू से एक सवाल जहन में आ रहा है। आपने लैक ऑफ ट्रस्ट की बात की, ये ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा? क्योंकि ऐसी बात ही ईरान की जानिब से भी आ रही है। आपने कहा अमेरिका ने हमला नहीं किया, अमेरिका रुका है ट्रंप के स्टेटमेंट, इजराइल तो मुस्तकिल हमले कर रहा है, ईरान रद्द अमल भी दे रहा है। तो ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे हो सकता है कि ये निकात या ऑप्शंस पर बातचीत बढ़े? देखिए ये ट्रस्ट अमूमी तौर के ऊपर तो इसमें गारंटीज ही होती हैं, बीच में गारंटर होते हैं जो कि एक जमानत देते हैं कि ये बात जो है अब अमेरिका की जमानत कौन देगा? मां सिवाय अमेरिका की जमानत कोई नहीं दे सकता। क्योंकि देखिए ना, अगर और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे फ़ाल होते और उनकी कुछ अहमियत होती अमेरिका और ट्रंप के नज़दीक, तो आज वो ये किरदार भी अदा कर सकते किसी हद तक और ये इस तरह की गारंटीज दे सकते। लेकिन अभी तो एक सूरत हाल बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है क्योंकि अमेरिका की गारंटी के लिए कौन तैयार होगा और किस में हिम्मत होगी कि वो दे सकेगा। इसलिए अमेरिका की खुद ही उनकी बात पे यकीन करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो जंग के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन है, सदर ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर जो एतमाद है वो तारीखी लो के ऊपर है। यानी कि आज भी मैं सुबह आदादो शुमार देख रहा था कि उनकी पॉलिसियां और खुसूसन ये जंग की पॉलिसी इंतहाई गैर मकबूल है। और अगर आप उसमें इजाफा कर दें माशी बहरान का जिसका सामना है अब अमेरिका को, ये इन्फ्लेशन की सूरत में और तेल और गैस की कीमतों में फ्लक्चुएशन की सूरत में, तो यकीनन ये एक प्रेशर है सियासी किस्म का ट्रंप के ऊपर कि वो कुछ ना कुछ देकर या समझौता करके ये जंग जो है रुकवाए या बंद करवा दे। तो इसलिए ईरान को भी इसका पता है। यही वजह है कि ईरान का भी जो मौकफ सामने आया है पिछले 1-2 रोज में, उसमें एक बड़ी वाजे उनको भी अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका की इस वक्त खुद एक मजबूरी बनी हुई है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा मत फैलाए, क्योंकि अगर वो फैलता है तो अमेरिका, दुनिया की मईशत का तो नुकसान होगा। अब आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लातीनी अमेरिका आना शुरू हो चुके हैं। दुरुस्त हो गए, ये वजह है। मजबूर हो सकते हैं ट्रंप, लेकिन मामला यह है कि क्या उनके हाथ में रहेंगे ये ऑप्शंस या जो चीजें सामने रखी जानी, इन पर गुफ्तगू हो। आने वाले दिनों में मामला इसी तरह चलता रहेगा। और हमारी गुफ्तगू भी एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के सरकारी इदारों का बढ़ता खसारा क्यों काबू में नहीं आ पा रहा। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के सरकारी इदारों की माली सूरत हाल एक बार फिर संगीन सवालात को जन्म दे रही है। वजारत खजाना की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 25 रियासती मिल्कियती इदारों को मजमूई तौर पर 832 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि खालिस नुकसान 300% के इजाफे के बाद 30 अरब रुपए से बढ़कर करीबन 123 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। बिजली की तकसीम कार कंपनीज, पाकिस्तान रेलवे, स्टील मिल बड़े खसारे वाले इदारों में शामिल है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से इन इदारों को सहारा देने के लिए माली साल 2025 में करीबन 2080 अरब रुपए से जायद की ग्रांट्स और माली मुआवनत फराहम की गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37% ज्यादा है। हुकूमती ग्रांट्स का तनासुब इकट्ठे किए गए कुल टैक्स का 16% है, यानी टैक्स के हर 6 रुपए में से 1 रुपया इन इदारों को जिंदा रखने पर खर्च किया जा रहा है। इसके बावजूद मजमूई वाजिबात का हजम बढ़कर 9.5 खरब रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि इन इदारों के सिर्फ पेंशन वाजिबात ही 2 खरब रुपए से तजावुज कर चुके हैं और
सर्कुलर डेट भी करीबन 1.9 खरब रुपए की सतह पर बरकरार है। वजारत खजाना की गुज़श्ता रोज की रिपोर्ट एक और अहम पहलू ऑडिट के निज़ाम में मौजूद संगीन खामियों की निशानदही करती है। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 64% रियासती इदारों के ऑडिट ही मुकम्मल नहीं हो सके। कई इदारे अबूरी इदाद-ओ-शुमार पर चल रहे हैं, यानी आसान अल्फाज में कोई ऑडिट नहीं, कोई एतमाद नहीं, कोई सरमायाकारी ही नहीं का उसूल यहाँ पूरी तरह लागू होता है, जो निजकारी के अमल और सरमायाकारी दोनों को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। यानी मसला सिर्फ खसारे का नहीं बल्कि हिकमत अमली और गवर्नेंस के फुकदान का भी है। इन तमाम हकायक के तनाजुर में यह सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि क्या राइट साइजिंग, इस्लाहात और गवर्नेंस की बेहतरी सिर्फ दावों की हद तक ही है। किफायतशारी और राइट साइजिंग के नाम पर छोटे छोटे इक़दाम तो किए जा रहे हैं, साथ ही साथ ये सफ़ेद हाथी पाले भी जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हुकूमत वाकई इन इदारों को ठीक करने की सलाहियत नहीं रखती, या फिर उसके पीछे सियासी मसलहतें और मफादाती दबाव जिसके बायस हकीकी इस्लाहात मुमकिन ही नहीं हो पा रही। पैनल की राय इस पर क्या है, इसी सवाल में जानते हैं। सरकारी इदारों का बढ़ता खसारा, 832 अरब का नुकसान, 64% इदारों का ऑडिट ही ना हो सका, गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात की दावेदार हुकूमत इन इदारों की राइट साइजिंग में नाकाम क्यों? जैगम साहब। आयशा, जब आप मैट्रिक में थी तो आपने मुताले पाकिस्तान में ज़रूर पढ़ा होगा कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत है, एक वेलफेयर स्टेट है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है पाकिस्तान की फलाही रियासत होने का, वेलफेयर स्टेट होने का, कि पाकिस्तान कौमी यतीम खानों पर 1000 अरब रुपए से ज़्यादा 1300 अरब रुपए हर साल खर्च करता है और 2080 अरब रुपए की इन यतीम खानों को ग्रांट दी है। यह है वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर देखें कैसे होती है, अखबार सिर्फ पढ़ती रहें, देखती रहें। वो बाबू जो इन एसओईज़ के बोर्ड पर हैं, जो हज़ारों अरब का घाटा कर रहे हैं, कितनी काबिलियत चाहिए जो बोर्ड हो पर बैठा होगा और हज़ारों अरब के घाटे करवा रहे हैं, कितना इनाम मिलना चाहिए उसको। एक एक मीटिंग का $5000 से लेकर $8000 तक वो बोर्ड मेंबर लेते हैं, जो ब्यूरोक्रेट है इन इदारों पर बैठने के लिए, इन यतीम खानों की सरबराही करने के लिए। मुझे यकीन है मेरी तरह वो भी यतीम होंगे इस उम्र में, दोनों वालदैन में से एक तो चला गया होता है ना, हकदार वो भी होते हैं। एक कौम के सबसे बड़े हकदार हैं, असल वारिस हैं, इनकी वेलफेयर के लिए पाकिस्तान चलता है। 25 करोड़ लोगों की वेलफेयर जो है वो इनकी वेलफेयर करना उन 25 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। सही हो गया। और रियासत पाकिस्तान है मुस्तकबिल के लिए, आला तालीम के लिए 60 अरब रुपया नहीं है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। नोटिस दे दिया गया है सब सूबों को, नहीं 60 अरब हम नहीं दे सकते। बस आज जैगम साहब कौन समझ गई होगी कि फलाही रियासत का मतलब क्या होता है, जैसे आपने समझाया है। कुछ का बीपी हाई और कुछ की शुगर लो हो रही होगी। रज़ा रूमी साहब, 4 बरस से इन इदारों की निजकारी का इंदिया दिया जा रहा है, मगर बमुश्किल पीआईए की निजकारी मुकम्मल हो पाई। क्यों ऑडिट या इस्लाहात मुमकिन नहीं है? मसला है कहां पर? देखिए, मसला बहुत सारे इसमें अवामिल शामिल हैं और सबसे पहले तो सियासी मसला है कि कोई भी सियासी हुकूमत जो है बहुत से इन इदारों के अंदर जो लोग भर्ती शुदा हैं, जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं या पेंशन का आपने बजट किया, उनको फारिग करना भी एक उसकी एक सियासी कीमत होती है। और यही वजह है कि बार बार इसके ये फैसला किया जाता है निजकारी का और फिर वो अमल रोक दिया जाता है। और खुद सियासी पार्टियों ने पिछले कई दहाइयों में ये इन इदारों के अंदर अपने लोगों को भर्ती करवाया है और एक पूरा ये निज़ाम बन जाता है। दूसरा मसला पेचीदगी इसलिए भी है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो काफी एक टेक्निकल अमल है। आपने पीआईए का पूरा देखा प्रोसेस, वो एक इतना आसान नहीं होता कि आप मार्केट में जाके तो उसको बेच दें, आपको बाकायदा उसकी वैल्यूएशन करवानी पड़ती है। और आजकल जिस तरह का माहौल होता है सियासी भी और नैब और ये और वो, तो हुकूमतें गुरेज करती हैं कि कहीं कल को उनके गले ना पड़ जाए कोई, तो ये भी एक वजह होती है। लेकिन तीसरी बड़ी चीज जो है वो ये जो इंटरेस्ट है ब्यूरोक्रेसी का, वो भी एक स्टेटस को या हालात को जूं का तूं रखने की एक पॉलिसी जो है वो उसका सबब बनते हैं, क्योंकि खुद वो बोर्ड्स में होते हैं, वो चलाते हैं इसको, यहाँ पे सबकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, तो वो क्यों ऐसी बहती गंगा को रोक कर डाइवर्ट कर देंगे, धोने क्यों बंद करेंगे इस बहती गंगा में? दुरुस्त कह रहे हैं, सियासतदान की ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट, अवाम जाए जहां मर्जी। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, किसी भी इदारे को देर तक चलाने के लिए ऑडिट लाजमी होता है, जिस बुनियाद पर सारे तकनीकी माशी फैसले लिए जा सकते हैं। ये 64% इदारों का ऑडिट ही नहीं हो पा रहा, जो कि अवाम के टैक्स के पैसे पे पल रही है, और अवाम जो है वो 47-48% गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये क्या सलाहियत का मामला है? ऊपर बैठी अशराफिया की दिलचस्पी नहीं है? नहीं, ब्यूरोक्रेट को ऑडिट तो नहीं कर सकता ना। जो ऑडिट करने वाले हैं ये भी तो ब्यूरोक्रेट है ना, फाइनेंस के होंगे या उसके ऑडिट के होंगे, तो ये सब उसी रास्ते से आते हैं सब। एक ही जिसे कहते हैं कि थाली के चट्टे बट्टे हैं सब लोग। देखिए, जिक्र हुआ कि इन तमाम बोर्ड के मेंबरान ने किस तरीके से ये 5-8 हज़ार डॉलर की हर दफा दिहाड़ी लगाते हैं जब ये अपनी मीटिंग करते हैं, बोर्ड मीटिंग में। इन्होंने, जालिमों ने ये कहा कि ये पैसा हमें डॉलरों की शक्ल में अदा किया जाए। एक ऐसे मुल्क से, एक ऐसे निजाम से जो कि डॉलरों के लिए बिल्कुल बेबस नजर आता है हर तरफ से और मांगता फिरता है हर तरफ से। तो इनको ये रुपए में नहीं मिलते, जो 5,000 डॉलर के बराबर जो पैसा है, इनको डॉलरों में मिलता है। दूसरी बात, कैबिनेट ने फैसला किया, वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया कि वो लोग जो कि कैबिनेट का हिस्सा हैं, वज़रा हैं, मुशीर हैं, वो अगर इन बोर्ड्स के ऊपर हैं तो वो ये पैसे नहीं लेंगे, डबल तनख्वाह नहीं मिलेगी। उन्होंने, जालिमों ने उसको रिवर्स करवाया और कहा कि वो तनख्वाह भी मिलेगी जो हमें कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे मिलती है, और ये जो हमारा हक है ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ये उन लोगों के लिए रास्ते हैं जो कि रिटायर होने के करीब होते हैं और उसके बाद वजीर नहीं रहते तो फिर वहां से अपनी नौकरियां कर लेते हैं, ये जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये एक रास्ता है, इस पर कभी भी ऑडिट भी नहीं हो सकता और इनको कभी प्राइवेटाइज भी नहीं किया जा सकता। फाइनल बात, अंदाजा लगाइए कि अगर हम ये तमाम के तमाम जीरो पैसे के ऊपर, यानी बगैर किसी से कोई पैसा लिए भी किसी को प्राइवेटाइज कर दें, किसी को हैंड ओवर कर दें तमाम इदारे, हम बिगिन विद हर साल 2,000 अरब रुपया बचा लेंगे। ठीक हो, 2,000 अरब हम बचा लेंगे, वो हमें मुनाफा हो जाएगा अगर हम सब के सब ये फारिग जीरो करके भी दे दें किसी को, बगैर कुछ लिए हुए, बगैर किसी उसके मुआवजे के। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग, हैंडिंग दीज आउट, लेकिन वो करते नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वोट्स हैं, ये है वो है, और साथ ही जो पैसे डॉलर में मिलते हैं ये कौन छोड़। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, सियासतदानों की कमजोरियां और मसलतें ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है इस गवर्नेंस के दुरुस्त न होने में, या फिर ब्यूरोक्रेट्स की दिलचस्पी और जरूरत से ज्यादा ताकत या इख्तियार होना? थ्योरेटिकली स्पीकिंग आशा, अपना काम आसान करने के लिए ऑन पेपर एटलीस्ट कौन किसको चलाता है? क्या हुकूमतें ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए काम आगे चलाती हैं या ब्यूरोक्रेट्स हुकूमतों के ज़रिए काम आगे चलाते हैं? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी जो मर्जी भी कह लें ना, ब्यूरोक्रेट्स तो एक क्लास हैं, उन्होंने ज़ाहिर है अपने इंटरेस्ट की हिफाजत करनी है। अगर आपने उनके इंटरेस्ट को डिफ़ाइन ही ऐसे किया हुआ है जो बेसिकली नाजायज़ किस्म की चीज़ों के ऊपर उसकी बुनियाद ही आपने ऐसी रखी हुई है, तो वो तो उन इंटरेस्ट का दिफा करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुकूमत के पास इख्तियार नहीं होता कि वो पॉलिटिकल डिसीजंस लें? आप सिर्फ इस ऑडिट का मामला उठा लें। देखिए, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये जदीद सहाफ़त में हमारी एक रिवाज आ गया है कि सहाफ़ी जो है ना वो सियासतदानों को ताने देते रहते हैं, और मुझे बड़ा बुरा लगता है ऐसी बात करना। लेकिन फिर भी कभी कभी करनी पड़ती है कि अगर ब्यूरोक्रेट का ऑडिट नहीं करता पाकिस्तान में, तो क्या इनका इंटरनेशनल ऑडिट नहीं हो सकता? ख़ास तौर पर जब आपने इनको प्राइवेटाइज करना है और इनका ऑडिट ना होना उस प्राइवेटाइजेशन के अमल में एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है, तो आप इंटरनेशनल ऑडिटर्स को नहीं बना सकते। एक जहाज की कीमत से तो कम ही पैसे लेंगे ना अगर आपने इंटरनेशनल ऑडिटर्स को बुला लिया। सो एट द एंड ऑफ द डे आयशा, ये एक पॉलिटिकल विल का इशू है, एक पॉलिटिकल डिसीजन का प्रॉब्लम है। ये सियासतदानों की पॉलिटिकल कमजोरी है कि वैसे नहीं कर सकते, और ये उनके लिए भी बड़ा कन्वीनियंट होता है ना कि वो हर चीज़ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डाल दें। भाई, ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक मशीन है, आप उस मशीन के ड्राइवर हैं। आप अपने आप को सियासतदान इसलिए कहते हैं कि आप उस मशीन का कोई हिस्सा नहीं है, आप उस मशीन के ड्राइवर हैं। अगर आप ड्राइविंग ही नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर उस मशीन का क्या कसूर? सो मेरी नजर में तो आशा ये सारे का सारा मामला आसान तरीन है हल करना अगर पॉलिटिकल विल। और ठीक हो गया आमिर अहमद खान साहब, आपने एक जुमले में कह दिया कि कसूर नहीं ड्राइवर का है जो इस मशीन को चला रहा है या उससे काम ले रहा है, तो जाहिर बात है हुकूमतें जिम्मेदार हैं अगर गवर्नेंस बेहतर नहीं हो पा रही। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।